हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सुप्रीम बैंकिंग क्लासेस। मेरा नाम है मिस्टर हरीश बारापात्रे और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्रिटिकल और स्मार्ट करंट अफेयर्स है मार्च 2026 के फर्स्ट वीक के वो कवर करने जा रहा हूँ। ये मेरा वीडियो नंबर 3 है। उसके पहले के 2 वीडियोस मैंने आपको दिए हुए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो यहाँ से आप जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं उसका लिंक दे दूँगा। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिफॉर्म्स इन मार्च 2026, mutual funds are allowed to invest maximum of what percent of their assets in gold, silver and infrastructure investment trust। ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में मैंने इसके पहले की वीडियो में बात की थी कि वो क्या होता है। तो देखो, ये एक्चुअली रिफॉर्म्स का मतलब क्या है कि वो बोलना चाह रहा है कि ये जो म्यूचुअल फंड रिफॉर्म्स होते हैं वो काहे के लिए लाए जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स को ट्रांसपेरेंट बनाता है, इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाता है, रिस्क कंट्रोल बनाता है और एफिशिएंट बनाता है। तो इसके मतलब कि क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो देखो, स्मॉल इन्वेस्टर जो होते हैं, जो बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ कुछ फ्रॉड ना हो या फिर उनके साथ कुछ मिस सेलिंग ना हो, इसके लिए ये लाया गया है। इन ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए और जो फंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए इसको लाया गया है। तो देखो, इस वीडियो में यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये मार्च 2026 में जो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रिफॉर्म आया हुआ है, जो इंडिया के जो 81 लाख करोड़ रुपीस का जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। अब ये स्पेशली मैंने आपको अभी बताया है कि ये काय के लिए लाया गया है। तो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए लाया है, इसको इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पोर्टफोलियो डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने के लिए इसको लाया गया है। तो सबसे पहले देखो, सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है गवर्नमेंट की, जैसे कि रिटायरमेंट फंड्स और चिल्ड्रन फंड्स। रिटायरमेंट फंड्स और चिल्ड्रन फंड्स, स्पेशली ये दोनों, रिटायरमेंट और चिल्ड्रन फंड, ये जो 2 फंड्स है अब ये नए इन्वेस्टमेंट जो होते हैं जिसको बोला जाता है फ्रेश इनफ्लोज, इसमें जो नए इन्वेस्टमेंट रहेंगे रिटायरमेंट फंड और चिल्ड्रन फंड्स में, ये अभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और इन्हें जो सिमिलर स्कीम्स है इसके साथ में मर्ज किया जाएगा। अभी इसका जो इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट लगभग 60,000 करोड़ रुपीज़ के फंड्स पे पड़ने वाला है। लगभग 60,000 करोड़ रुपीज़ के फंड के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि म्यूचुअल फंड्स को अब अलाउ किया गया है कि वो अपने टोटल असेट्स के 35% तक गोल्ड, सिल्वर और इन्विटीज यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है 35%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली इन मार्च 2026, अभी देखो सेम डेटा पे कुछ क्वेश्चन है। रिसेंटली इन मार्च 2026 द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में, आपको बताया था लास्ट वीडियो में मैंने, introduce sweeping reforms in the Indian mutual fund industry worth approximately how many lakh crores to improve the transparency and investor protection। मैंने इसके पहले के वीडियो में इसके बारे में बात की थी, यहाँ पर बताया गया था। इसका आंसर है 81 लाख करोड़ रुपीज़। 81 लाख करोड़ रुपीज़ की ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर मार्च 2026 गाइडलाइंस, अगेन इसी सेम डेटा के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मैंडेटेड मिनिमम इक्विटी एलोकेशन नॉर्म्स फॉर मल्टी कैप फंड्स। व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इन ईच कैटेगरी ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। मतलब कि यहाँ पर पूछा गया है मार्च 2026 के दिशा निर्देशों के अनुसार सेबी ने मल्टी कैप के लिए न्यूनतम इक्विटी आवंटन नियम निर्धारित किए। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में न्यूनतम निवेश कितना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ
ये जो नया रूल है मतलब कि पुरानी सिस्टम को रिप्लेस करता है, जहां एल बी एम ए प्राइसेस जो है उससे उस यूज़ होते हैं जिसमें करेंसी कन्वर्जन होता है, इंपोर्ट ड्यूटी और प्रीमियम कॉस्ट ऐड की जाती है। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर, आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो, मल्टी कैप फंड्स पर सेबी ने रूल दिया है कि लार्ज कैप में, जो लार्ज कैप है उसमें मिनिमम आपको पता होगा 25% है ना, इन्वेस्टमेंट कंपलसरी होगा। मिड कैप में 25% कंपलसरी होगा और स्मॉल कैप में भी यहाँ पर भी 25% इन्वेस्टमेंट कंपलसरी होगा। तो यहाँ पर आपको पूछा गया था लार्ज, मिड और स्मॉल, तो तीनों का भी 25% उसने कंपलसरी कर दिया है इन्वेस्टमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसका डेटा थोड़ा सा अलग है पिछले वाले क्वेश्चन से। पिछले वाले क्वेश्चन में अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस देखे, उसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में जो नया रिफॉर्म्स आया था उसके बारे में बात की गई थी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का डेटा थोड़ा सा चेंज हो गया है। अकॉर्डिंग टू द न्यू नेशनल अकाउंट सीरीज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 consider the following statements. The GDP base year has been revised from 2011 to 12 to 2022 to 2023. The new series uses activity-wise revenue share of companies to estimate gross value added. और तीसरा दिया हुआ है, the real GDP growth for financial year 2025-2026 is estimated at 7.6%. तो पूछा गया है कि which of the above statement is correct? These are correct. हिंदी में इसको समझते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के अनुसार नई राष्ट्रीय आय श्रृंखला यानी कि न्यू नेशनल अकाउंट सीरीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया हुआ है, जीडीपी का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया है। नई श्रृंखला में कंपनियों के एक्टिविटी वाइज रेवेन्यू शेयर का उपयोग करके ग्रॉस वैल्यू एडेड का अनुमान लगाया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.6% अनुमानित की गई है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो देखो, यहाँ पर जीडीपी और जीडीपी और जीवीए, ये दो टर्म्स सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जीडीपी और जीवीए है क्या, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन के आंसर्स पर चलते हैं। जीडीपी क्या है? तो जीडीपी का मीनिंग होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर भारत में एक साल में मोबाइल बने, कुछ कपड़े बने, कुछ सेवाएं दी गई, जैसे बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, इनका सबका कुल मूल्य मतलब कि होता है जीडीपी। इनका सबका टोटल वैल्यू इसको बोलते हैं जीडीपी। चलिए, जीडीपी कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो इस तरीके से होता है, C+I+G प्लस एक्सपोर्ट इंपोर्ट XM, जहाँ C का मतलब होता है कंजम्पशन, I का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, G मतलब कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग और XM मतलब कि नेट एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप जो बोल सकते हो। एक लाइन में अगर इसको याद करना चाहे कि मतलब कि तो ऐसे आप कर सकते हो कि देश के अंदर एक साल में बनी सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य यानी कि जीडीपी होता है। उसके बाद में जानते हैं कि ये जीवीए क्या है। इसका मीनिंग होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड भी है क्या? जैसे सेक्टर्स है आपके, एग्रीकल्चर सेक्टर्स हो गया, बिजनेस सेक्टर हो गया, या फिर सर्विस सेक्टर हो गया, जो सेवाएं दिए जाती हैं, उनका जो टोटल उत्पादन होता है, आउटपुट में से कच्चे माल और या फिर इनपुट की लागत जो होती है, जिसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोला जाता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन घटाने पर जो मूल्य बचता है, जो वैल्यू बचती है, उसी को जीवीए कहते हैं। जैसे कि इसका फार्मूला होता है जीवीए का आउटपुट, जो भी आउटपुट मिला माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन।
आउटपुट मतलब माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये बनता है आपका जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। आउटपुट मतलब कि जो बनाई गई वस्तुएं हैं, ठीक है, और ये कंजम्पशन यानी कि जो कच्चा माल होता है, बिजली होती है, मशीन होती है आदि की जो लागत होती है उसको कंजम्पशन बोलते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, वहाँ से आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा ये जीवी है क्या। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उसका जो कुल उत्पादन है, आउटपुट है, उस फैक्ट्री का आउटपुट है 1 लाख रुपीज़, और कच्चे माल पे कच्चा माल जो इसका लगता है ना, और जो टोटल इसका खर्चा है वो आया 60,000 रुपये। तो इसमें देखिए जीवीए कितना होगा, फिर जीवीए होगा 1 लाख माइनस 60,000 इज इक्वल टू 40,000 रुपीज़, ठीक है। यही 40,000 जो है उस फैक्ट्री का असली योगदान यानी कि वैल्यू एडेड है। तो जीडीपी और जीवीए के इसमें हम लोग थोड़ा सा एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस पे चलेंगे। अभी जीवीए जो होता है ये कोई पर्टिकुलर सेक्टर का योगदान होगा, और जीडीपी जो है पूरे देश का कुल उत्पादन होता है। आफ्टर दैट जीडीपी आप बोल सकते हो कि इसमें जीवीए प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी है ना, जीवीए प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी, इस तरीके से। और ये जो है ये आउटपुट माइनस इनपुट होता है, आउटपुट माइनस इनपुट, इट इज़ नथिंग बट योर जीवीए। आफ्टर दैट जीडीपी के बारे में अगर आप बोलते हो तो ये इंटर मतलब कि नेशनल लेवल पे होता है ये पूरे, और ये जो है उत्पादन स्तर पे होता है आपका जीवीए। जीवीए का महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो देखिए जो अर्थव्यवस्था होती है इसके कौन से सेक्टर का अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे, कौन से सेक्टर्स इसमें अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं, यहाँ से पता चल जाता है उनको। नीति बनाने में ये मदद करता है, और भारत में सेक्टर वाइज ग्रोथ मापने के लिए है ना इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक मेजर अपडेट निकल के आया हुआ है कि जीडीपी का बेस ईयर, जो पुराना बेस ईयर था 11-12, वो वहाँ से बढ़कर वो 2022-2023 कर दिया गया है। इससे इकोनॉमिक डेटा ज़्यादा रियलिस्टिक और कंपेरेबल हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चेंज यहाँ पर आया हुआ है कि जीवीए जो है अपना ग्रॉस वैल्यू एडेड कैलकुलेट करने के लिए अब कंपनीज के एक्टिविटी वाइज रेवेन्यू शेयर का यूज़ किया जा रहा है। इसे सेक्टर वाइज मेजरमेंट और भी प्रिसाइज यानी कि शॉर्ट हो गया है। तो इसमें जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो एकदम एक्यूरेट है। सेकंड दिया हुआ है द न्यू सीरीज यूजेस एक्टिविटी वाइज रेवेन्यू शेयर ऑफ कंपनीज टू एस्टिमेट वैल्यू एडेड, ये भी अभी मैंने आपको बताया है, ये भी सेकंड ट्रू है। और रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 इज एस्टिमेटेड एट 7.6%। तो एक्चुअली ये जीडीपी ग्रोथ जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है रियल जीडीपी ग्रोथ जो यहाँ पर उसने जिसका जिक्र किया हुआ है, और दूसरा होता है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। तो रियल जीडीपी जो है वो 2025-26 के लिए वो 7.6% जो है एस्टिमेट की गई है, ये भी ट्रू है। मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा आपका क्वेश्चन, लास्ट ऑप्शन। Next question. Recently, the Ministry of Statistics and Program Implementation introduced India's new national account series, which base year for gross domestic product estimation. अभी हमने इसको देखा था, उसका आंसर था यहाँ पर आपको बताया गया था, ठीक है, 2022-2023। इसका भी आंसर वही होगा, 2022-2023। Next question. As per March 2026, India's new gross domestic product (GDP) series estimates the real GDP growth for financial year 2025-2026 at what rate? कौन से रेट से जो है यहाँ पर जीडीपी जो है ना, जो उसका रियल जीडीपी ग्रोथ बोला गया है, यहाँ पर रियल जीडीपी ग्रोथ बोला गया है, या तो वो हो गया है आपका 7.6% से। Next question. According to the new national accounts, a series as financial year 2025-2026 consider the following
स्टेटमेंट्स, यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें से कौन से ट्रू है ये आपको बताना है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 इज प्रोजेक्टेड एट 8.6%। सेकंड दिया हुआ है तो द एफडी फॉर फिजिकल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 इज एस्टिमेटेड एट 4.51% ऑफ जीडीपी आफ्टर रिवीजन। और तीसरा है गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस द डेब्ट टू जीडीपी रेशियो बाय 50% बाय फाइनेंशियल ईयर 2031। इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं कि वित्त वर्ष 2025-2026 की नई राष्ट्रीय आय श्रृंखला न्यू नेशनल अकाउंट सीरीज के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के लिए नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 8.6 अनुमानित है। संशोधन के बाद फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट जीडीपी का 4.51% अनुमानित है। सरकार का लक्ष्य फाइनेंशियल ईयर 2031 तक डेब्ट टू जीडीपी अनुपात को 50% तक लाना है। तो इसमें से उपरोक्त कौन से कथन सही हैं, ऐसे वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ये जो मैंने आपको नॉमिनल जीडीपी वगैरह इसके बारे में यहाँ पर बात चल रही है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल मैं आपको बताता हूँ। उसको बोला जाता है ग्रोथ एस्टिमेट्स, इसको बोला जाता है ग्रोथ एस्टिमेट्स। अभी इसके बारे में बात करेंगे, ग्रोथ एस्टिमेट्स के बारे में। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से आप नोट डाउन करके रखना, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के लिए ओके जो रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी ग्रोथ वो दिया हुआ है 7.6% का, 7.6% का। और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ दिया हुआ है 8.6% का। तो यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी 8.6% वो सही है। उसके बाद में दूसरा हम लोग रियल जीडीपी वैल्यू के ऊपर बात करेंगे। तो जो रियल जीडीपी वैल्यू है वो है रुपीज़ 322.58 लाख करोड़ रुपीज़। और जो नॉमिनल जीडीपी है वो है आपका 345.47 लाख करोड़ रुपीज़। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या है ना। इसको एक बार मैं एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूँ, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, नॉमिनल जीडीपी के बारे में। तो देखिए नॉमिनल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, इसकी जो वैल्यू होती है करंट प्राइस पर यानी कि प्रेजेंट ईयर के प्राइस पर कैलकुलेट करना है ना। इसकी जो वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की वो प्रेजेंट ईयर के प्राइसेस पर कैलकुलेट करना। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है उसी पर जीडीपी कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जांपल 2024 में 1 kg राइस का जो वैल्यू था, जो प्राइस था वो 50 रुपीज़ था। और 2025 में 1 kg राइस का वैल्यू जो है वो 60 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो अगर प्रोडक्शन सेम भी हो तब भी जीडीपी बढ़ जाएगा क्योंकि प्राइस यहाँ पर बढ़ा हुआ है। इसलिए नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, आप बोल सकते हो कि नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, नॉमिनल जो जीडीपी होता है वो प्राइस चेंज प्लस प्रोडक्शन चेंज दोनों इंक्लूड करता है। इसमें प्राइस चेंज भी इंक्लूड होगा प्लस आपका प्रोडक्शन चेंज भी इंक्लूड होगा नॉमिनल जीडीपी में। अभी देखते हैं कि रियल जीडीपी क्या है ना। रियल जीडीपी क्या होता है कि रियल जीडीपी का मतलब इस तरीके से होता है कि जीडीपी को बेस ईयर के फिक्स प्राइस पर कैलकुलेट करना। मतलब यहाँ पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा दिया जाता है, जो महंगाई है उसका यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा रियल जीडीपी के ऊपर। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक्चुअल प्रोडक्शन का ग्रोथ देखना, प्राइस इंक्रीज को
इग्नोर करना यानी कि होता है आपका रियल जीडीपी। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि बेस ईयर प्राइस मान लो सपोज 50 रुपये है, चाहे करंट प्राइस 60 हो। ओके, अब जीडीपी सिर्फ प्रोडक्शन के इंक्रीज पर डिपेंड करेगा, प्राइस पर नहीं। इसलिए आप बोल सकते हो कि रियल जीडीपी इज इक्वल टू सिर्फ प्रोडक्शन चेंज, मतलब कि क्वांटिटी जितनी अभी आपकी चेंज होगी और वही आपका रियल जीडीपी होगा। नॉमिनल अलग था, रियल अलग है। अभी देखिए मैंने फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी वैल्यू, नॉमिनल जीडीपी वैल्यू, इसके बारे में भी आपको बताया है। इसके बारे में और थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसमें Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 जो है उसका थर्ड क्वार्टर, इसमें जो ग्रोथ है वो 7.8% रिकॉर्ड हुई है। ध्यान में रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के Q3 की बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, जो ग्रोथ 7.8% रिकॉर्ड हुई है, जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मोमेंटम को दिखाता है। यहाँ पर इकोनॉमिक मोमेंटम है बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। अभी सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। सेकेंडरी सेक्टर जो है, सेकेंडरी सेक्टर, इसमें 9.5% ग्रोथ आई हुई है। सेकेंडरी सेक्टर मतलब कि देखो, सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर, सबसे पहले हम लोग प्राइमरी सेक्टर के बारे में जानते हैं, उसके बाद में आपको सेकेंडरी सेक्टर बहुत आसानी से पता चल जाएगा। तो प्राइमरी सेक्टर में वो होता है जहां नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्ट गुड्स लिए जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज से, सिंपल अगर शब्दों में बात की तो नेचर से सीधा माल निकालना, यानी कि वो प्राइमरी सेक्टर हो गया। जैसे कि एग्रीकल्चर, खेती, आपका फिशिंग, मछली पकड़ना होता है। ओके, माइनिंग हो गया, उसमें कोल, आयरन को निकालना, फॉरेस्ट्री जैसे कि लकड़ी, जंगल प्रोडक्ट्स, है ना। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल्स यही से आता है, इकोनॉमी का बेस होता है ये, और रूरल एरियाज़ में ज़्यादा लोग काम करते हैं। उसके बाद में सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं, कि सेकेंडरी सेक्टर में वो होता है जो जहाँ रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाया जाता है। यानी कि अगर आप सिंपल शब्द में उसको समझेंगे तो रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट बनाना सेकेंडरी सेक्टर का काम है। जो रॉ मटेरियल है उसका फाइनल प्रोडक्ट बनाना सेकेंडरी सेक्टर। फॉर एग्जांपल कॉटन से क्या बनाएंगे, क्लोथ्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन से स्टील मशीन्स, वुड से फर्नीचर। ओके, तो इसमें वैल्यू एडिशन होता है, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज इन्वॉल्व होते हैं इसमें, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है ये, राइट। तो ये फाइनल जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर हो गया। तो यही मैं आपसे मतलब कि आपको बता रहा था अभी तक। ओके, तो सेकेंडरी सेक्टर का जो ग्रोथ है वो 9.5% निकल के आया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग का, ये आप नोट डाउन करके रख दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रोथ है वो 12.5%, कंस्ट्रक्शन का इसका ग्रोथ आया हुआ है 6.9% का। प्राइमरी सेक्टर जो अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है, प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ आया हुआ है 2.8%। आफ्टर दैट एग्रीकल्चर का ग्रोथ आया हुआ है 2.5% का, ये आप अच्छे से करके रख दीजिए। माइनिंग का ग्रोथ आया हुआ है 5% का। ओके, और जो टर्शरी सर्विसेज सेक्टर है उसका, टर्शरी का अभी आप ढूंढो ये टर्शरी क्या है। ओके, इसका आया है 8.9% का ग्रोथ आया हुआ है इसमें। तो देखिए, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 इज प्रोजेक्टेड एट 8.6%। मैंने यहाँ पर आपको बताया था। ओके, वो 8.6% है, ये बराबर है पहला वाला। सेकंड, द फिजिकल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 इज एस्टिमेटेड एज 4.51% ऑफ जीडीपी आफ्टर रिवीजन, ये भी सही है। द गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस द डेब्ट टू जीडीपी रेशियो बाय 50% फाइनेंशियल ईयर 2031 तक, ये भी आपका सही है। ये थर्ड पॉइंट के बारे में थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं कि द गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस द डेब्ट टू जीडीपी रेशियो टू 50% बाय फाइनेंशियल ईयर 2031। तो इसमें देखिए, जो नॉमिनल जीडीपी को डाउनवर्ड रिवाइज किया गया है, जो नॉमिनल जीडीपी था उसको ना डाउनवर्ड रिलीज किया गया है, यानी कि वो नॉमिनल जीडीपी 3.3% लोअर हुई है, 3.3% लोअर हुई है।
उसके बाद में फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 2025 भी 3.8% से रिवाइज हुए हैं और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फिजिकल रेशियोज पर पड़ता है। फिजिकल डेफिशिएट देखिए, फिजिकल डेफिशिएट फाइनेंशियल ईयर 2026 का ये है 4.51% ऑफ जीडीपी और डेब्ट टू जीडीपी जो है, डेब्ट टू जीडीपी ये फाइनेंशियल ईयर 2027 का 57.5% है। ठीक है, तो ये 4.5% एकदम एक्यूरेट बोला था उसने यहाँ पर सेकंड वाले पॉइंट में। तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2031 तक इसे जो है 50% तक लाया जाएगा, जो यहाँ पर बताया गया तीसरे वाले पॉइंट में। तो ये तीसरा वाला पॉइंट क्या है आपका, सही है, ऑल ऑफ द अबव इज ट्रू। Recently, as per March 2026, the Advisory Committee on National Account Statistics (ACNAS) that guided the revision of India's new gross domestic product सीरीज was chaired by whom? मतलब कि हाल ही में मार्च 2026 के अनुसार भारत की नई जीडीपी श्रृंखला के संशोधन का मार्गदर्शन करने वाली एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स के अध्यक्ष कौन हैं? सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स है क्या, उसके बारे में फिर इस क्वेश्चन के बारे में, इसके अध्यक्ष कौन है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो ACNS है एक एडवाइजरी यानी कि सलाह देने वाली कमेटी है जो इंडिया की जीडीपी GVA, इसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ आपसे, जीडीपी GVA और नेशनल इनकम कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए सजेशंस देती है। जैसे कि ये कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर काम करती है। तो इजी लैंग्वेज में अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये एक एक्सपर्ट टीम है। ये क्या है, ये ACNAS ये जो है एक एक्सपर्ट टीम है जो बताती है कि देश की इकोनॉमी यानी कि जीडीपी को सही तरीके से कैसे मेजर करें। तो इनके मेन फंक्शन जो होते हैं कि जीडीपी एंड GVA कैलकुलेशन को बेटर बनाना, बेस ईयर चेंज यानी कि न्यू सीरीज़ को सजेस्ट करना, जैसे कि अभी बेस ईयर चेंज हुआ है आपको मतलब कि इसके पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, डेटा एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली सिस्टम को अपडेट करना, ये इनके मेन फंक्शंस हैं। तो इनके जो मेन अध्यक्ष बने हैं वो है श्री विश्वनाथ गोल्डर जी। विश्वनाथ गोल्डर एक इंडियन स्टैटिस्टिशियन है और इकोनॉमिक टाइप एक्सपर्ट है जो इंडिया के नेशनल अकाउंट्स जीडीपी यानी कि जीडीपी और GVA ये जो इंडियन नेशनल अकाउंट्स है इससे रिलेटेड काम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी ये इम्पोर्टेंट रोल क्या है, तो ये एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स के चेयरपर्सन ना अध्यक्ष रहे हैं। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया इनका काम क्या है वहाँ पर, ये भी आपको बता देता हूँ कि जीडीपी और GVA कैलकुलेशन को इम्प्रूव करना। ओके, दोनों के कैलकुलेशन को वो इम्प्रूव करना इनका काम है विश्वनाथ गोल्डर जी का। नेशनल इनकम डेटा को ज़्यादा एक्यूरेट बनाना, उसके बाद में जो नया बेस ईयर जीडीपी कैलकुलेशन के लिए सजेस्ट करना और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इंडिया के जो डेटा सिस्टम को है वो अपडेट करना इनका काम होता है। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में ये जो एक्सपर्ट है जो इंडिया की इकोनॉमी के डेटा यानी कि जो जीडीपी है को सही और रिलायबल बनाने में है ना मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the new national account series introduced in March 2026, what is the estimated nominal gross domestic product value of India for financial year 2025-2026? तो इसके बारे में हमने पहले ही बात किया था इसके पहले के क्वेश्चन में, यहाँ पर मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए सब वैल्यू पूछा था, यहाँ पर आपको यहाँ पर पूछा गया है नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करके बताया था आपको, ये है 345.47 लाख करोड़ रुपीज़।